नमस्ते बच्चों। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। ठीक। आज एक कविता है, वे आंखें। यद्यपि इस कविता की पढ़ाई हो चुकी है, आज मैं दोहराऊंगा। सबसे पहले मैं इसका शीर्षक लिखता हूँ। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई यह कविता, जिसका नाम है वे आंखें, प्रगतिशील दौर की कविता है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानते हो कि ये प्रकृति के कवि कहलाते हैं। प्रकृति के कवि का मतलब क्या? प्रकृति किसे कहते हैं? ईश्वर प्रदत्त जो चीजें हम देखते हैं, खेत खलिहान, नदी निर्झर, पर्वत झरने, आसमान तारे, सुबह शाम दिन रात, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन सब का जब प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, कवि के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, तो कवि के हृदय से सहसा काव्य फूट पड़ता है। सुमित्रानंदन पंत आरंभ में प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के चितेरे रहे हैं। उन्होंने प्रकृति पर कई कविताएं लिखी हैं, कई काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे। लेकिन आज की जो कविता है, यह प्रकृति की कविता नहीं है, ये जीवन के यथार्थ की कविता है। तो जो कवि प्रकृति से प्यार करता है, वही कवि जीवन के यथार्थ का भी वर्णन करता है। ऐसा कैसे संभव होता है? होता है क्योंकि मानव समाज में रहता है, कवि समाज में रहता है, और कवि का काम समाज सापेक्ष होना होता है। समाज निरपेक्ष नहीं रह सकता। कवि कवि साहित्य की रचना करता है, और साहित्य का संबंध जीवन से हेलो सर। शाश्वत संबंध होता है। सर बहुत सारा बच्चा वेटिंग में है सर। सर बहुत सारा स्टूडेंट वेटिंग रूम में है। अच्छा, वेटिंग रूम में है, ठीक। तो
ठीक। तो इस प्रकार जो है कहने का मतलब है कि कवि का संबंध जीवन से। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इतना क्लास क्यों स्टार्ट किया? आधा घंटा से वेट कर रहे हैं। आधे घंटे से? अभी तो 12:30 बजे से क्लास शुरू है, तो आधा घंटा कैसे? कितना देर से वेट कर रहे हैं। सर हम डर गए थे कि अब स्टार्ट करेंगे कि नहीं आज। नहीं नहीं, ठीक है। अब तो ज्वाइन कर ली हो ना? ज्वाइन कर? यस सर। ठीक। सर बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों? तो बस 7 बच्चा और आपको मिला के 7 हुआ, वैसे तो 6 ही बचाना है। अच्छा, धीरे धीरे ज्वाइन करेगा। ठीक। आज जो हम लोग यस जिस विषय जब ज्वाइन करेगा तब पढ़िएगा। रुक जाइए तो ज्वाइन करने दीजिए तब पढ़ाइएगा। समय तो हो चुका है, अब ज्यादा देर से ज्वाइन करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों से यही मेरा कहना है कि जब क्लास का जो शेड्यूल है, जो समय निर्धारित है, उस समय पर बच्चों को ज्वाइन करना है। और आज मान लो यदि विलंब हुआ तो ठीक है, चलेगा, लेकिन दूसरे दिन से विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं वे आंखें कविता के बारे में बता रहा हूँ, सुमित्रानंदन पंत के बारे में बता रहा हूँ। यह कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील क्या है? प्रगतिशीलता क्या है? ये प्रगतिशीलता जो है साहित्य का, काव्य का एक स्वर है, काव्य की एक प्रवृत्ति है। एक ऐसा समय आया हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में, कि जब कवि को जीवन के यथार्थ का वर्णन करना पड़ा। यह प्रगतिशीलता आधुनिक युग की प्रवृत्ति है। हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कई वाद चले हैं, जिनके बारे में हम लोग समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो आज की जो कविता है, वे आंखें, यह प्रगतिवाद से जुड़ी हुई कविता है। प्रगतिवाद क्या है? जीवन के यथार्थ का चित्रण। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो अभाव में जीते हैं। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, शोषित वर्ग, बहुत तरह के वर्ग हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो हमारे साथ समाज में रहते हैं। उनका जीवन स्तर, जीवन शैली, जीवन की सुविधाएं भिन्न है। तो कवियों की दृष्टि ऐसे लोगों पर गई और कवियों ने सोचा कि साहित्य में ऐसे लोगों का आना, ऐसे लोगों के जीवन का वर्णन करना आवश्यक है, नहीं तो समाज के इस तरह के लोग उपेक्षित रह जाएंगे और उनका जीवन स्तर नीचा चला जाएगा और जीवन में जो है उनको संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा और उनका जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं हो सकेगा। इसलिए साहित्यकारों ने ऐसे तबके के लोगों की तरफ अपनी दृष्टि डाली और उनके जीवन से संबंधित कविताओं का सृजन किया। तो ऐसे लोगों का अभाव, ऐसे लोगों का दुख का वर्णन किया, ऐसे लोगों की पीड़ा का वर्णन किया, ऐसे लोगों की आवश्यकता का वर्णन किया। और तब हमें पता चला कि समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं और उनका जीवन स्तर किस तरह का होता है, इसकी जानकारी ऐसे साहित्य से हमें मिलती है। वस्तुतः इस प्रकार का साहित्य मार्क्सवादी साहित्य होता है। मार्क्स जो था वो किसान और मजदूर का समर्थक था।
उसने समाज में दो तरह के वर्गों को सर बहुत लोग ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है। तो यस सर, आप ऑन करिए सर, वेटिंग रूम वाला हटा दीजिए। 4 बच्चा को पढ़ा रहे हैं हिंदी आप। यहाँ तो सब जो यहाँ आ रहा है सब ज्वाइन कर रहा है, लेकिन 6 बच्चे अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो पा रही है। सर मेरे को सब मैसेज करके बोल रही है कि सर वेटिंग रूम में छोड़ दिए और ले ही नहीं रहे हैं। सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो सर, राधे राधे। आ गए। कौन बोला? देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अनाप शनाप बोलोगे तो तुरंत फिर क्लास से निकल जाओगे, याद रख लो, ठीक है? तो सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर अब आ रहा है। आवाज जा रही है? आवाज पहुंच रही है? यस अच्छा, यस सर अब आ रहा है। उस समय घर घर कर रहा था। हाँ ठीक, सुनो। तो प्रगतिशील दौर की कविता जो होती है, प्रगतिवादी कविता जो होती है, वो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो मार्क्स जो थे उन्होंने समाज के लोगों को 2 वर्गों में बांटा, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में धनी मानी पूंजीपति लोग आते हैं और शोषित वर्ग में कमजोर लोग आते हैं, मजदूर, किसान, दीन दुखी, जो गरीब आदमी होता है वो शोषित होता है। तो मार्क्स जो थे वो शोषितों के पक्षधर थे और इस प्रकार से मार्क्सवादी कवि जो होते हैं वो शोषितों के पक्षधर होते हैं, उनके दुख दैन्य का वर्णन कविता में करते हैं। तो वे आंखें जो कविता है, इस कविता में कवि ने किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। सुमित्रानंदन पंत ने किसान के दुख का वर्णन किया है, दुर्दशा का वर्णन किया है। कवि इस बात से दुखी है कि आज भारतवर्ष आजाद हो गया है। मान लो कि जब गुलाम था तो गुलामी के समय में अंग्रेज सरकार ने किसानों पर जुल्म किया, किसानों का जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं हुआ, किसान उपेक्षित हो गया। लेकिन आजादी के बाद भी हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमारे देश का किसान वर्ग जो है उपेक्षित सा हो गया है। आज भी देख रहे हो किसान की समस्या को लेकर के आंदोलन होता रहता है। अभी अभी जो है ये आंदोलन खत्म हुआ है, किसान आंदोलन 1 वर्ष तक कंटिन्यू, 1 वर्ष तक यह आंदोलन चला। इसकी जानकारी तुम लोगों को होगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे समाज में जो किसान रहता है, जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, जो किसान दिन रात खेतों में जीवन यापन करते हैं, मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं और उनके उपजाए अन्न का उपभोग हम सब करते हैं और हम सब जीवन यापन करते हैं। परंतु किसान को देखो, वो बेचारे दिन रात खेत में काम करते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं होता, उनके जीवन में कभी सुख का एहसास नहीं होता जो होना चाहिए। ठीक है, आज भी यह किसान उपेक्षित,
तो इसमें कवि के समय जो किसान की दुर्दशा थी, उस किसान के दुख का वर्णन कवि करता है। और कैसे करता है सो देखो, एक किसान को देखता है कवि, ठीक है। कहता है अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों की, किसान की जो आंखें हैं वो धस गई हैं और गुफा का आकार ले चुके हैं। गुफा जिसको खंडहर कहते हैं, और गुफा में अंधकार होता है। तो किसान की आंखों को देखता है कभी, किसान की ओर जब ताकता है कभी तो देखता है किसान की आंखें फंस गई। और धंसने के पीछे कारण क्या है? गुहा क्यों बन गया, गुफा क्यों बन गया, किसान की आंखें गुफा क्यों बन गई? इसलिए बुढ़ापे के कारण नहीं, अभाव के कारण। उसको न भोजन मिलता है, न दवा मिलती है, कई प्रकार की चिंताएं सताती हैं। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है कि अभाव का प्रभाव, चिंताओं का असर, बीमारियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। और हमारा जो शरीर है यह छिन्न भिन्न हो जाता है और क्या कहता है कि अपना सही रूप में नहीं रह पाता। तो कवि किसान को देखता है और किसान के स्वरूप को देखकर कवि कहता है कि देखो उस किसान को, उसकी आंखें गुफा की तरह, अंधेरे गुफा की तरह लग रही हैं और उन आंखों को देख करके डर लगता है। उन आंखों से डरता है मन, कवि का मन उन आंखों को देख करके डरता सब चला गया, है। सब छोड़ दिया सर मीटिंग। कहाँ छोड़ दिया? सर बस 3 बच्चे हैं, भूमि भी चली गई। छोड़ो ना, वो चली गई तो फिर उसका हिसाब होगा ना, उसका हिसाब होगा, घबराने की बात नहीं है। सर बोला गया था ग्रुप में कि सेक्शन सी डी और ए बी मिला के हिंदी का बच्चा बैठेगा, और देखिए सर बस डी और सी में से 3 बच्चा है। हाँ तो वो धीरे धीरे जुड़ेंगे, सारे बच्चे जुड़ेंगे, उनको प्रेरित करना पड़ेगा। तुम लोग जो है कहो कि भाई समय से तुम कक्षा में ज्वाइन करो, ठीक है ना। और यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई इतना मतलब नहीं रहता, पढ़ाई के महत्व यस सर। नहीं जानते। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई के महत्व को जानता है वो ऑनलाइन पढ़ाई में भी प्रतिदिन हाजिर रहता है, ठीक है ना। जैसे तुम हो और भी बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और रहना भी चाहिए। तो पढ़ाई तो चल रही है और ऑनलाइन चल रही है, यह मजबूरी है, समय का तकाजा है, क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है कि बच्चों को भी जो है हेल्प करनी चाहिए। शिक्षक तो तुम लोगों के लिए यहाँ पर खड़े रहते ही हैं, पढ़ाने के लिए तैयार ही हैं। देखो अब लैपटॉप से जो है पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं? तो यस सर। तो तुम लोगों के लिए जो है कितनी व्यवस्था की जा रही है, और तुम लोग इधर उधर भागते फिरोगे तो यह तो अच्छी बात है नहीं। इससे तुमको ही घाटा होगा, शिक्षक को क्या घाटा होगा, विद्यालय को क्या बिगड़ेगा इससे, है कि नहीं? तो यस सर सही वो। इस चीज को समझना चाहिए। खैर जो चले गए जाने दो, हम लोग विषय पर आ जाएं। सर स्कूल खुलने का कब से संभावना है? स्कूल खुलने का कुछ नोटिस आया है, मतलब कि अभी ऑनलाइन ही क्लास होगा? हाँ अभी ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है ना। सर तो स्कूल नहीं ना खुलेगा? आज इसका अभी बाद में फिर नोटिस दी जाएगी, अभी तक तो यही है स्थिति कि ऑनलाइन क्लास चलेगी।
ठीक है, तो हम लोग आ जाए विषय पर। कहता है अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कहता है भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मतलब कठोर। कहता है कि उनमें क्या भरा हुआ है, भरा दूर तक उनमें दारुण, माने कि उनका जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित है। क्या चीज से? तो दैन्य से, दुख से। दैन्य कहते हैं दीनता को, गरीबी को, अभाव को, उसको दैन्य कहा जाता है। दीन से बना है दैन्य, ठीक है। दीन शब्द जो है, दीन शब्द से बना है दैन्य। दीन हुआ विशेषण, दीन मतलब गरीब, कमजोर, अभावग्रस्त, ठीक है। और इसी दीन शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है उनको दैन्य। तो कहता है दैन्य दुख का नीरव रोदन। किसान जो है दुख के कारण, दीनता के कारण, वह जीवन जो है उसका बड़ा ही दुखमय हो गया है। और बेचारा जो है जीवन में अब क्या रह गया, केवल रोना ही उसके जीवन का एक मूल स्वर रह गया है किसान का। कहता है वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोर उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। कहता है कि देश आजाद हो गया, वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन मतलब देश अब आजाद हो गया, वो आजाद देश का किसान है। वो आजादी से पहले सपने देखता था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो किसान का भी जीवन बदलेगा। लेकिन हुआ क्या, आजादी के बाद भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। कहता है कि अभिमान भरा आंखों में इसका, वो अभिमानी किसान जो होता है बड़ा ही अभिमानी होता है, स्वाभिमानी होता है। उसके मन में अभिमान भरा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, संसार ने उसको कगार की तरह, कगार किसको कहते हैं, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं और किनारे की जो मिट्टी होती है पानी के कारण कट कट करके मिट्टी में, पानी में जो है, पानी के कारण मिट्टी कट कट करके उस नदी में गिरती जाती है, नदी भरती जाती है। उसी तरह से किसान का जीवन जो है वो कगार पर चला गया है, दुख के किनारे पर चला गया है और दुख में, दुख की नदी में उसका जीवन डूब सा गया है। तो वही कहता है कि संसार ने उसको ऐसा कर दिया, पूरे संसार में किसान उपेक्षित सा हो गया है। कहता है लहराते हुए खेत दृगों में। भाषा देखो, इस यह कविता जो है संस्कृत निष्ठ कविता है, इसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे दृग शब्द, दृग कहते हैं आंख को, है कि नहीं। तो कवि तो कल्पनाशील कवि है, जो प्रकृति प्रेमी रहा है। और प्रकृति प्रेमी जो कवि होता है स्वाभाविक रूप से भाषा का धनी होता है और उसकी पदावली जो होती है कोमल कांत पदावली होती है कि नहीं। कोमल कोमल शब्दों का चयन करता है कवि, कि भाव के मुताबिक भाषा होती है कविता में। तो कहता है कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। कहता है किसान के पास खेत था और खेत उसके जीवन का आधार था। खेत को देख देख कर वह अपने हौसले को बुलंद करता था, देख देख कर उत्साहित होता था, जीता था, है ना। लेकिन वही खेत अब आज उसके हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया? समाज का जो धनी मानी वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो जमींदार है, उसने क्या किया, किसान के खेत को छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। अब वह बेचारा
किसान जो है निहत्था हो गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। उसकी आंखों में खेत का वह दृश्य बार बार कौंधता रहता है कि नहीं। तो कहता है कि लहराते हुए खेत, जो खेत कभी लहराता था और लहराते खेत को देखकर किसान मुग्ध हो जाता था, अब वही खेत उसके हाथ से निकल गया और उसे बार बार वह दृश्य सताता है। कहता है लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब बेदखल हो गया, अब दखल उसका नहीं है, उस पर कब्जा नहीं है, उस खेत पर उसका, अब किसी और का वो खेत हो गया, उस किसान का खेत। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कहता है कि उस किसान का जीवन जो है वो पहले हंसता था, किसान सुखी था, हंसता था उसका जीवन। जीवन कैसे हंसेगा, मतलब यह लाक्षणिक प्रयोग है, भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक प्रयोग का क्या मतलब हुआ, लक्षण से बना है लाक्षणिक। देखो 3 शक्तियां होती हैं, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अभिधा शक्ति का मतलब शब्द का जो अर्थ है, डिक्शनरी में जो शब्द का अर्थ है वह अभिधा कहलाता है, और जब हम उस अर्थ को खारिज करके कोई दूसरा अर्थ ले लेते हैं तो वो लक्षणा है। जैसे पंजाब लड़ाकू होता है, तो पंजाब लड़ाकू होता है, तो पंजाब तो एक माने राज्य का नाम है, तो राज्य कैसे लड़ाकू होगा। इसका मतलब है माने कि उसका जो अर्थ है, जो साक्षात अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, वो बाधित हो जाता है। हम उसका क्या अर्थ लेंगे, पंजाब में रहने वाले लोग, इसको कहते हैं लक्षणा। मतलब मुख्य अर्थ जब काम न करे, मतलब तो वो पूछ रहे हैं, शब्द का जब मुख्य अर्थ काम नहीं करता है तब उससे जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ हम लेते हैं, है कि नहीं, उसे ही हम लक्षणा कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, और उसी को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, और भाषा में हम लाक्षणिक प्रयोग कहेंगे। मतलब कभी कहता है कि किसान का जीवन हंसता था, तो किसान का जीवन हंसता था का मतलब किसान हंसता था। हंसने का क्या मतलब, किसान सुखी था। हंसने का क्या मतलब कि किसान जो था सुखी था। जब किसान के पास खेत था और खेत लहलहाता था तो किसान सुखी था, है कि नहीं। लेकिन जब वह खेत बेदखल हो गया, उसके हाथ से निकल गया, अब बेचारा का जीवन जो है वो अंधेरे में चला गया, अंधकारमय हो गया, उसका जीवन दुखमय हो गया। तो इस प्रकार से कहता है कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, उसके जीवन की हरियाली हंसती थी, मतलब कि वह पूर्णतः सुखी था, जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं खटकता था, दुख नहीं था। हाँ, तो इस प्रकार से सुखी था। कहता है आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। ये आंखों का तारा क्या है, मुहावरा है, हिंदी में मुहावरा होता है। ये भाषा मुहावरे, यहाँ इस कविता की भाषा मुहावरेदार है। मतलब जिस कविता की भाषा में मुहावरों का प्रयोग हो तो हम क्या कहेंगे, उस कविता की भाषा मुहावरेदार है। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखों का तारा किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो जो बहुत प्यारा होता है हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए आंखों का तारा का प्रयोग। माने जो आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। मतलब यदि तुम किसी के बड़े प्यारे हो तो तुम आंखों के तारे हुए, अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, मित्र के लिए, है कि नहीं। जो तुम्हें बहुत चाहता है तो उसके लिए तुम आंखों के तारे हुए, ठीक है ना। तो आंखों के तारे का अर्थ मतलब प्यारा। यहाँ किसान के लिए आया है क्या, आंखों ही में घूमा करता,
घुमा करता, करती नहीं, माने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ। इसका मतलब पुत्र, किसान का जो पुत्र है, जो जिसे वह बहुत चाहता था, कहता है आंखों ही में घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, उसकी आंखों का जो तारा था, उसका जो पुत्र था, वो पुत्र की सूरत, शक्ल सूरत उसकी आंखों में तैरती रहती है कि नहीं? क्यों तैरती है? क्या उसका पुत्र उससे अलग हो गया? हाँ, अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? कैसे हो गया? कहता है कारकुनों की लाठी से, जो कारकुन किसको कहते हैं? जमींदार के लठेतों को। जमींदार जो होता था उस समय में, जमीन वाला आदमी जिसके पास 1000 2000 बीघे जमीन होती थी, जिसके पास, उसका जो लठेत होता था, आदमी होता था, वो क्या करता था? गांव में जा करके गरीबों पर अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था, छीनता था, झपटता था, जान से मार देता था। तो कारकुन कहते हैं जमींदार के आदमी को, जो गरीबों पर अत्याचार करता है। हाँ, तो वही कह रहा है कि कारकुनों ने क्या किया कि बेचारा किसान का बेटा जवानी में मर गया। जवानी में ही जो है कारकुनों ने लाठी से उसके बेटे को मार दिया, और बेचारा जो है, जो आंखों का तारा था, है कि नहीं, जो उसके जीवन की लाठी था, अब वो रहा नहीं। और जरा सोच लो कि बेटा बेटी जो है, बच्चा जो है, संतान जो है, सबके लिए प्यारी होती है संतान, है कि नहीं? और माता पिता के सामने ही यदि उसकी संतान चली जाए, मारी जाए, तो कितना बड़ा दुख होगा, है कि नहीं? विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है ऐसे व्यक्ति के जीवन पर। तो वह किसान बेचारा, जिसका वर्णन कवि कर रहा है किसान का, कहता है कि वह किसान तो, उसकी तो खेत, उसका तो खेत भी छिन गया, लेकिन उसका जो एक माने सहारा था जीवन का, उसे भी अत्याचारियों ने छीन लिया, है ना? जवानी में उसके बेटे को जान से मार डाला, और बार बार जो है उस किसान की नजर में उसके बेटे की शक्ल सूरत जो है आती रहती है, कौंधती रहती है, और बेचारा सोच सोच कर आहत होता रहता है किसान। कहता है बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार। अब क्या हुआ? कहता है कि उसका बेटा मारा गया है, उसके खेत छिन गए, और वो बेसहारा हो गया, और जिस झोपड़ी में वो रहता था, अब वह झोपड़ी भी जो है वो छिन गई है। अत्याचारियों ने, शोषकों ने क्या किया? उसके घर को भी छीन लिया और उसे बेघर कर दिया, है ना? तो वही कहता है। और महाजन जो था, महाजन मतलब धनी मानी व्यक्ति, कर्जदार, कर्ज देने वाला व्यक्ति, उसने क्या कि उसने जो कर्ज दिया था उस किसान को, तो उसने एक कौड़ी नहीं छोड़ी ब्याज के रूप में, ब्याज सहित उसने मूलधन हासिल कर लिया। और बेचारा किसान कहाँ से मूलधन देता? तो उसके पास तो पैसे थे नहीं, रुपए थे नहीं। परिणाम क्या हुआ कि उस महाजन ने उसका घर छीन लिया, उस किसान को उसने बेघर कर दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बरघाट शब्द आया है बैलों के लिए। किसान का, भारतीय किसान जो होता है, पशुओं से उसका बड़ा ही ताल्लुक होता है। हाँ, लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा समय, युग बदला है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। तो अब किसान जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर उन्मुख हुआ है। किसानों के जीवन में अब पशुओं का तो महत्व है ही, लेकिन जो किसान पहले बैल रखता था और बैलों से खेती करता था, अब उस बैल का महत्व कम हो गया है। बहुत कम किसान के यहाँ देखोगे कि बैल से किसान खेती करता है।
ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा था हमारे देश में, आजादी से पहले धीरे धीरे आजादी के बाद देश की ताकत बढ़ी है और साइंस और क्या कहते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत बहुत प्रगति किया है भारत ने। लेकिन आजादी से पहले जो भारत था, उस भारतवर्ष में कृषक का जो जीवन था वह पशुओं से संबंधित था। यदि किसान के जीवन को देखना हो तो प्रेमचंद की कथा पढ़ो, या प्रेमचंद कालीन और भी जितने कथाकार हुए हैं, बहुत से हुए हैं, है कि नहीं, उनकी कहानियों को पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि कृषक जीवन कैसा था उस समय। तो यहाँ पर कवि इस बात का उल्लेख करता है, कवि कहता है कि जिस किसान का बेटा मारा गया, जिस किसान का खेत छिन गया, जिस किसान का घर बेदखल हो गया, है कि नहीं, उस किसान के पास जो बैल था, उस किसान के पास जो बैल था, उस बैल को भी ले लिया महाजन ने। तो वही कहता है, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, बैलों की जो जोड़ी थी उस जोड़ी को भी महाजन ने उसके यहाँ से अपने यहाँ ले गया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उसके पास जो किसान के पास जो गाय थी, जिस गाय को किसान उजरी नाम से संबोधित करता था, प्यार से उजरी कहता था। उजरी मतलब उजली, उजली स्त्रीलिंग, उजला पुल्लिंग, है कि नहीं। तो उजरी कहा गया है यहाँ पर, तत्सम तद्भव शब्द होता है ना हिंदी में। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि 4 प्रकार के शब्द होते हैं उद्गम के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम शब्द कहते हैं, ये हिंदी की बात मैं बता रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण जब पढ़ोगे तो उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद तुम्हें मिलेंगे। अर्थात हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तत्सम, तत्सम कहते हैं संस्कृत के शब्द को। तद्भव, तद्भव कहा जाता है संस्कृत का शब्द जब विकृत हो जाता है, जैसे उजली का